हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का 15वां अध्याय अन्नदाता कृषक का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस पाठ के में किस तरह के प्रश्न हैं उसे हम समझ लेते हैं। इस पाठ में जो है आपको व्याकरण से संबंधित रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ इन शब्दों पर आधारित सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इनमें क्या अंतर है। रूढ़ रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जो शब्द मतलब एक विशेष अर्थ तो देते हैं, यानी उस शब्द से जुड़े अर्थ का कुछ तो मतलब होता है, लेकिन उस शब्द का यदि हम अलग अलग करते हैं, यानी उसका विच्छेद, संधि विच्छेद जो पढ़े आप, तो उसको जब अलग करते हैं तो उस दोनों का ही अर्थ नहीं निकल पाता। जैसे कि आपको पेड़ है, पेड़ एक शब्द है, आप समझते हैं पेड़ मतलब वृक्ष को कहा जा रहा पेड़, ठीक है। लेकिन इस पेड़ को यदि हम अलग अलग करते हैं, जैसे पे जोड़ र, ये दो शब्द जो बने, दो अलग अलग जो वर्ण जुड़े हैं, तो पे और र अलग जो है, इसका कोई अर्थ है नहीं। तो ऐसे शब्द को अलग करने पे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, बेअर्थ हो जाता है ये शब्द। तो ऐसे शब्द जो है यौगिक शब्द आपको रूढ़ शब्द हो गए, जिसका कि अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। अब आते हैं हम यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जिसको अलग करने पर उसका अर्थ निकलता है। जैसे हो जाता है कि आपको अन्नदाता, अन्न अलग शब्द है और दाता माने अन्न को देने वाला अन्नदाता, ठीक है। फिर हो गया आपको आज़ादी, आ जोड़ जादी, ये दोनों शब्द में आज़ादी। फिर हो गया आपको सुपुत्र, इसमें क्या है सु जोर पुत्र, तो क्या है सु का अर्थ है मतलब अच्छे विचारों वाले, सही विचारों वाले, और पुत्र का अर्थ है बेटा, तो अच्छे विचारों वाले, अच्छे गुणों वाले बेटे हो गया। तो इसमें दोनों शब्द जब अलग किया तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, सही अर्थ। तो ये शब्द जो आ गए यौगिक के अंदर आ जाते हैं कि जब वैसे शब्द जिसको विग्रह करने पर, अलग करने पर दोनों का ही सही अर्थ होता है। अब आते हैं हम योग रूढ़ पे। योग रूढ़ वैसे शब्द हैं जिसको आप यदि विग्रह यानी अलग अलग करेंगे तो उसका अर्थ तो निकलता है। तो इस तरह से योग रूढ़ जो वैसे शब्द आ गए जिसको अलग अलग आप जब विग्रह करोगे तो उस दोनों का अर्थ तो होता ही है, लेकिन जब शब्द वो जुड़ते हैं तो वो अपने खुद के अर्थ से अलग अर्थ प्रकट करते हैं। कैसे? तो जैसे आप लंबोदर, लंब जोर उदर, तो इसमें दो शब्द हुए। तो लंबोदर का अर्थ क्या होता है? लंब मतलब बड़ा या लंबा, उदर अर्थात पेट, स्टमक जो होता है, तो जिसका पेट बड़ा हो। अब ये जब दोनों शब्द जुड़ते हैं तो अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। लंबोदर, और लंबोदर का किसे प्रकट किया जाता है? गणेश भगवान को, ठीक है। तो ये दोनों अर्थ जुड़े अर्थ से अलग अर्थ प्रकट करते हैं। अब आते हैं दशानन, दस जोर आनन, क्या हो गया? दशानन। अब 10 का अर्थ है 10 यानी नंबर, 10 नंबर, और आनन का अर्थ है मुंह, ठीक है, फेस, चेहरा। तो 10 चेहरे वाले, 10 मुंह वाले हो गया। जोड़ने के बाद तो 10 मुंह वाले कौन है? तो आपको रावण। तो इस तरह से योग रूढ़ जो शब्द है वो अपने खुद के जो शब्द के का मूल अर्थ को बदलकर नए अर्थ को प्रकट करते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस पाठ को। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई काव्य पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखे जो उपसर्ग आदि जोड़ने से बनते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिख दिया है परमेश्वर, अन्नदाता, सन्यासी, मानवता। अगला है, अब इन शब्दों में से मूल शब्द तथा उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो आपको करना है किसमें प्रत्यय जुड़े हैं और किसमें उपसर्ग, उन सबको अलग करके लिखना है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा है। फिर अगला प्रश्न है, आरंभ में दी गई काव्य पंक्तियों में से कोई भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जो किसी के योग से नहीं बनते और उसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अब समझे ये क्या पूछा जा रहा है आपसे? रूढ़ शब्द आपको बताना है, वैसे शब्द
जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, खंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी इसको तोड़ के अलग अलग शब्द नहीं बनाया जा सकता है, और यदि बनाते भी हैं तो कोई अर्थ नहीं प्रकट करता। जैसे मैंने आपको समझाया ना पेड़, तो उसी तरह के लिखना है इस कविता से चुनकर। तो जैसे संत, संत को स अलग और त अलग करोगे, कोई अर्थ निकलेगा नहीं। पुरु, ये गुरु, तो गुरु गु और रू अलग अलग कर दोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है, और एक साथ जुड़ के ये अर्थ प्रकट करता है। तो ये ऐसे शब्दों को आपको चुन के लिखना है, यानी कि रूढ़ शब्द। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और शब्दांश अथवा अन्य शब्द अलग करके लिखिए। साथ ही यह भी लिखिए कि उनका प्रयोग किस विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हो जलज, जल जोड़, जल जो है मूल शब्द है, ठीक है, और जो उसमें शब्द जुड़ गया तो अब क्या बन गया, जलज। और जलज का क्या अर्थ हो गया, कमल। तो ये जो है मूल अर्थ, ये दोनों शब्द के अर्थ को ये बदल के अर्थ प्रकट कर रहा, तो ये क्या हो गया आपका योग रूढ़, ठीक है। जलद, जल जोड़ द शब्द जुड़ा, क्या बन गया, बादल। दशानन, दस आनंद जोड़ दस, तो ये क्या है आपका अर्थ अलग प्रकट कर रहा। लंबोदर, पीताम्बर, अंबर जो है मूल शब्द है अंबर, और पीत उसमें शब्द जुड़ गया तो क्या बन गया, पीताम्बर। और क्या अर्थ प्रकट कर रहा, पीताम्बर किसे कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को। पढ़िए, समझिए और याद रखिए। यहाँ जो है आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ इन शब्द के बारे में समझाया गया है। आप इसे याद करके समझ सकते हैं। समझने से क्या होगा कि आप प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए शब्दों को रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों की श्रेणियों में बांट कर लिखिए। तो आपको मैंने समझाया ना, रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो उन शब्दों को आप उच्चारण कर करके उसका विग्रह करके आप समझिए और फिर से आप अलग अलग लिखना है। तो आप देख सकते हो इस बॉक्स से जुड़े शब्दों को अलग अलग करना है, यहाँ मैंने कर दिया है। आप इसे पढ़ के समझ के करोगे, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा योग रूढ़ है और कैसे है, ये भी आप समझ सकोगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों की रचना स्पष्ट कीजिए। तो शब्द का शब्दांश और शब्द को अलग अलग करना है। देशभक्ति, तो देश जोड़ भक्ति, तो दो शब्द हैं, देश एक अलग शब्द है और भक्ति एक अलग शब्द है, और जुड़ के क्या बना, देशभक्ति। निर्बल, निर और बल, तो एक जो है बल जो है शब्द है और शब्दांश क्या जुड़ा, नी, तो ये जुड़ के क्या बन गया, निर्बल। फिर मानो और ई, मानो जो है आपका मूल शब्द हो गया और उसमें क्या जुड़ा है, ई, तो हो गया मानवीय शब्द और एक शब्दांश जुड़ा है। ये तो मानो आपका मूल शब्द हो गया और ई जो है शब्दांश जुड़ गया। शांति प्रिय, शांति एक शब्द है, ठीक है, शांति, और प्रिय, प्रिय भी एक अलग शब्द है, इसका अर्थ है, और ये दोनों जुड़कर दो शब्द जुड़े। सुकन्या, सु भी एक शब्दांश है, सु का कोई मतलब विशेष ये कोई शब्द नहीं है, एक अंश, शब्द का एक अंश जुड़ा है, और कन्या एक शब्द जुड़ के क्या बना, सुकन्या। गाड़ी वाला, तो गाड़ी एक मूल शब्द है और वाला जो है शब्दांश है। तो इस तरह से आपको लिखना है कि कौन से दो शब्द जुड़े, दो शब्द माने दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ निकले, और शब्दांश का अर्थ है कि एक शब्दांश का अर्थ है कि मूल शब्द नहीं है बल्कि वो शब्द का एक अंश जुड़ा है उसके साथ और उसके अर्थ को प्रकट कर रहा है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर रेफ लगाइए। रेफ यहाँ मैंने लगाया है, आप ध्यान से देखें कि रेफ जो है, जहाँ आप रेफ लगाते हो उसके पहले र का उच्चारण होता है। जैसे आशीर्वाद, जैसे व के ऊपर मैंने रेफ लगाया और इस र का कहाँ उच्चारण होगा, व से पहले। यहाँ न पे, म पे मैंने रेफ लगाया और इसका उच्चारण क्या होगा, न से पहले, तो इसलिए रेफ को आपको ध्यान से लगाना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो आप देख सकते हो, आप संज्ञा किसे कहते हैं, यदि आपको याद है तो आप खुद से भी कर सकते हो। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं।
सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा या संज्ञा की जगह पे प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो। और विशेषण जो शब्द की विशेषता बताए, किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आपको दिए गए हैं बॉक्स में। और यहाँ सुलभ, सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ। भूत तो भविष्य। मौखिक लिखित। विरोध समर्थन। संचय तो त्याग। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। विग्रह का अर्थ क्या है? अलग अलग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ एक साथ लिखा है स्त्री पुरुष, तो एक शब्द हो गया। लेकिन इसे अलग करना है तो क्या होगा? स्त्री और पुरुष। तो स्त्री जोड़ पुरुष क्या बन गया? स्त्री पुरुष। गुण जोड़ दोष, गुण और दोष मिलके गुण दोष बन गया। पाप और पुण्य, ये दो शब्द जुड़ के पाप पुण्य बन गया। ये जोड़कर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको स्त्री फिर जोड़ पुरुष। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे गुण जोड़ दोष। ठीक है, पाप जोड़ पुण्य। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो दोनों शब्द को अलग अलग। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब आपको वाक्य बनाना है। सन्यासी, सन्यासी जीवन संघर्ष से भरा होता है। ठीक है। ख, धन्य, देश की आज़ादी के प्राण न्यौछावर के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवान धन्य हैं। ठीक है, तो यहाँ शहीदों को धन्य कहा गया है। खलिहान, खलिहान में गेहूं की फसल लहलहा रही है। भोर, भोर के समय चिड़ियाँ चहचहाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 100 से 125 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अर्थात छोटा सा अनुच्छेद आपको लिखना है। तो आप देख सकते हो चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो आपको ध्यान से चित्र को देखना है और उसमें जो जो एक्टिविटीज़ हो रही, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उसे आपको वाक्य के रूप में लिखते जाना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि कल मैं पिताजी के साथ बाज़ार गया था, तभी जोरों की बारिश होने लगी। सभी छाता ले गए थे। कुछ लोग छाता नहीं लेकर जाने के कारण भीग रहे थे। ठेले वाले, कुल्फ़ी वाले सभी अपने सामान ढकने में परेशान थे। सभी लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी एक व्यक्ति सड़क के किनारे जाते समय फिसल जाता है। बहुत सी मोटर गाड़ियाँ भी आ जा रही थी। जब बारिश कम हुई तब हम अपने घर आए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ की जो जो क्रियाएं हो रही है, मोटर गाड़ी चल रही है, ये व्यक्ति गिर गया है, फिर ठेले वाले अपनी सुरक्षा में लगे हैं, सभी छाते लेके गए हैं। तो इस तरह से जो जो क्रियाएं यहाँ हो रही है उसी के आधार पे आपको अनुच्छेद लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, आप खुद से भी लिख सकते हो कि मैंने टीवी मतलब मैंने देखा, या फिर कुछ भी कि मैंने पिक्चर में ही देखा कि इस तरह से हो रही थी घटनाएं, या फिर मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। ठीक है, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। और यहाँ मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।